हाँ जी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है वाहित मल या इसे इंग्लिश में कहेंगे सीवेज। ये क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इस वाहित मल को यानी सीवेज को सीधे आइए आप नदी के अंदर क्यों नहीं छोड़ सकते, क्या कारण है। फिर हम कहेंगे कि आप सीधे नहीं छोड़ सकते हो तो क्या करें, मतलब उपचार करना पड़ेगा। उपचार कैसे करेंगे? उपचार के अंदर आप पढ़ेंगे प्राथमिक उपचार क्या है, द्वितीयक उपचार क्या है और तृतीयक उपचार क्या है। फिर हम देखेंगे लास्ट में कि भारत के अंदर कौन कौन सी दो नदियां हैं जो इससे प्रभावित हुई है और उसके लिए कौन कौन से प्लान बनाए गए हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है वाहित मल, इंग्लिश में इसे सीवेज कहते हैं। ठीक है, देखिए वाहित मल होता क्या है, पहले ये बात करें हम वाहित मल की। तो जो बड़े बड़े शहर हैं, कस्बे हैं, नगर हैं, इनके अंदर जो व्यर्थ पानी है, गंदा गंदा पानी है, या फिर पशु मनुष्यों का मलमूत्र हो सकता है, नालियों के अंदर बहता गंदा पानी हो सकता है, यह सारा वाहित मल होता है। तो वाहित मल की परिभाषा क्या है? तो बड़े बड़े शहरों, नगरों, कस्बों से निकला गंदा पानी व नालियों में बहता गंदा पानी तथा मनुष्यों का मल मूत्र, इन सबको क्या कहा जाता है? वाहित मल। इस वाहित मल को आप सीधे ही किसी नदी के अंदर नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते, उसके कारण भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाहित मल क्या है। तो देखिए, नगरों हो सकता है, नगर हो सकते हैं, शहर हो सकते हैं, कस्बे हो सकते हैं, गांव हो सकते हैं, इनसे जो निकला व्यर्थ पानी है, अपशिष्ट पानी, व्यर्थ पानी, जैसे आपने स्नान किया बचा हुआ, जो स्नान करने के बाद में वो पानी है, किचन का पानी है, जो भी है व्यर्थ पानी। ठीक है, फिर नालियों के अंदर बहता गंदा पानी हो सकता है, नालियों में बहता गंदा पानी, नालियों में बहता गंदा पानी, गंदा पानी, वह मनुष्यों का मलमूत्र, मनुष्यों का क्या? मलमूत्र, इन सब को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वाहित मल। ठीक है, अब बात आती है कि इस वाहित मल को यानी सीवेज को आप सीधे ही कोई भी जो जलाशय होते हैं, जैसे नदी है, झील है, तालाब है, इस जलाशय के अंदर सीधे नहीं छोड़ सकते हो। बात आती है क्यों, वाई, क्यों, क्या कारण है। तो इसके कारण की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो वाहित मल है इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, या कौन कौन से ऐसे उसके अंदर बीमारियां या रोग कारक या जो जीव होते हैं वो होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्यों नहीं डाल सकते हैं। तो देखिए वही कारण बता रहा हूं। सबसे पहले इसके अंदर होते हैं कार्बनिक पदार्थ। वाहित मल के अंदर क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके अंदर अकार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होंगे। इसके अंदर कुछ भारी धातुएं भी हो सकती है, मेटल हो सकती है, भारी धातु हो सकती है। चौथा कारण मेन है जो प्रदूषण फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये सारे कारण हैं, इन्हीं कारणों की वजह से आप वाहित मल जो सीवेज होता है इसको सीधे ही आप किसी भी जलाशय के अंदर नहीं छोड़ सकते हो। मतलब सीधे आप सोच रहे हो कि नदी के अंदर डाल दे क्या, तो डालने से बहुत खतरनाक बीमारियां या कुछ रोग हो जाएंगे हमारे अंदर। तो वही बात कर रहे हैं आज हम कि जो वाहित मल है इसको नदी में छोड़ने से पहले इसको क्या करें या इसका क्या करें, कौन सा उपचार करें ताकि एकदम साफ हो जाए, फिर नदी के अंदर छोड़ दो तो भी कोई हानिकारक नहीं हो। तो देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो शहर है, नगर है, उनके अंदर जो व्यर्थ पानी है या नालियों के अंदर जो गंदा पानी बह रहा है, मनुष्यों का जो मल और मूत्र है, उन सबको तो हम वाहित मल कहेंगे। अब बात आती है कि इस वाहित मल को आप सीधे किसी नदी के अंदर नहीं छोड़ते हो। क्यों नहीं छोड़ते हो, इसके कारण क्या है? क्योंकि देखो इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होंगे, कुछ भारी धातुएं होंगी, प्रदूषण फैलाते हैं। इन कारणों की वजह से आप कोई भी वाहित मल को सीधे किसी नदी के अंदर नहीं छोड़ सकते हो। अब बात आती है नहीं छोड़ सकते तो क्या करें, कहाँ डाले इसको? तो छोड़ दो, लेकिन क्या करो, पहले इसका उपचार करो, ट्रीटमेंट करो। क्या करो? उपचार करो। तो उपचार ही हम बात करेंगे। उपचार मोस्टली वाहित मल के तीन आते हैं। पहला आता है प्राथमिक उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार। दूसरा होता है उसको कहते हैं द्वितीयक उपचार, द्वितीयक उपचार, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तीसरा आता है तृतीयक उपचार,
टर्सरी ट्रीटमेंट। अब परीक्षा में प्रश्न इनसे कम पूछते हैं, इसके दूसरे नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे? तो प्राथमिक उपचार को आप एक और नाम कह सकते हैं, इसको भौतिक उपचार भी कह सकते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट, भौतिक उपचार। द्वितीय उपचार को आप कहते हैं जैव वैज्ञानिक उपचार, ये इंपॉर्टेंट है, जैव वैज्ञानिक उपचार, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तृतीय उपचार को हम कहते हैं रासायनिक उपचार, क्या कहते हैं? रासायनिक उपचार। ठीक है, तो वाहितमल उपचार कितने हो गए? 3 हो गए, प्राथमिक उपचार, द्वितीय उपचार, तृतीय उपचार। प्राथमिक उपचार का एक नाम क्या है? भौतिक उपचार। द्वितीय उपचार का एक नाम क्या है? जैव रासायनिक उपचार। और तृतीय उपचार का एक नाम होता है रासायनिक उपचार। अब ये उपचार करते कैसे, उसी को आज पढ़ेंगे हम। तो देखिए शुरू करते हैं आगे का पॉइंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक उपचार क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जो प्राथमिक उपचार होता है उसके अंदर मोस्टली 2 चीजें काम में ली जाती है। एक विधि काम में लेके हम निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, और एक विधि काम में ली जाती है अवसादन, जिसे इंग्लिश में सेडिमिनेशन या कुछ ऐसा ही नाम होता है, वो देख लेना। ठीक है, तो पहली विधि कौन सी आती है? निस्यंदन। दूसरी विधि कौन सी आती है? अवसादन। उन दोनों विधियों से हम क्या करते हैं? प्राथमिक उपचार। कैसे करते हैं? तो देखिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्राथमिक उपचार, जिसका दूसरा नाम क्या है? भौतिक उपचार। भौतिक उपचार, भौतिक उपचार कहो चाहे प्राथमिक उपचार कहो, बात एक ही है। प्राथमिक उपचार, ध्यान से सुनते जाइए, यहां से प्रश्न इंपोर्टेंट बनते हैं। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे तो इजी है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। बात कर रहे हैं हम प्राथमिक उपचार। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसके अंदर देखो 2 विधियां काम में लेंगे। एक तो विधि काम में लेंगे निस्यंदन, और एक विधि काम में लेंगे इसके अंदर अवसादन। करती क्या विधियां दोनों, आगे देखते हैं। अवसादन और निस्यंदन 2 विधि काम में लेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो वाहितमल है, सीवेज है, उसके अंदर जो कचरा है या कोई बड़े बड़े अपशिष्ट हैं, उनको हम सबसे पहले छानेंगे। छानना मतलब फिल्टर करना, निस्यंदन विधि। छानने के बाद में उस चीज को आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजेंगे, तो उसमें वो कौन सी विधि काम में लेंगे? अवसादन। अवसादन क्या करेगी? अवसादन करेगी कि जो भारी भारी चीजें हैं, जो भारी कण है, जैसे रेत के कण है, कंकड़ है, पत्थर है, उनको नीचे बैठा देंगे, और हल्के जो कण रहेंगे वो ऊपर आ जाएंगे। यही होता है प्राथमिक उपचार। देखिए सबसे पहले जो कचरा या कोई बड़े अपशिष्ट है, कचरा हो सकता है, कोई अपशिष्ट है बड़े बड़े, उनको अलग करेंगे हम पहले कौन सी विधि द्वारा? निस्यंदन विधि द्वारा, फिल्टर से। और निस्यंदन क्या होता है? छान कर अलग करना, छान कर। जैसे हम घर के अंदर चाय बनाते हैं ना, तो चाय को छानने के लिए ऊपर छलनी लगाते हैं, तो चाय की पत्ती जो पुदीना इलायची जो भी आपने डाली है वो छलनी के अंदर रह जाती है। सेम वैसे प्रोसेस है। तो ये क्या करेगा? उसको छान कर साफ कर देगा बड़े बड़े कणों को। ठीक है, फिर कौन सी विधि काम में लेंगे? अवसादन। अवसादन क्या करेगी? ध्यान से सुनना यहां से। अवसादन, अवसादन विधि में होगा, जैसे मान लीजिए कि ये वाहितमल आया था इस पाइप के द्वारा। ठीक है, पहले आपने यहाँ पर एक छलनी लगा दी, इस छलनी ने क्या काम किया? इसको छान दिया, फिल्टर कर दिया, साफ कर लिया। फिर ये आगे जाएगा, मान लीजिए इस टैंक के अंदर आया। ठीक है, ये वाहितमल आ गया इस टैंक के अंदर, इस टैंक के अंदर। अब अवसादन विधि क्या करेगी कि जो भारी भारी कण होंगे वो इन सबको नीचे बैठा देगी यहाँ पर। ठीक है, और जो हल्के कण होंगे वो इसके ऊपर तैरते रहेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, ध्यान से सुनना। जो भारी कण है जो नीचे बैठ गए, जैसे कंकड़ है, पत्थर है, जैसे आपके इंग्लिश किताब के अंदर शीत बालुकासम यानी गीट नाम लिखा हुआ है, वो सारी की चीजें कहाँ बैठ जाएगी? यहाँ पर नीचे बैठ जाती है। इनको हम कहेंगे प्राथमिक आपंक। क्या कहेंगे बच्चों? प्राथमिक आपंक। ठीक है, और जो ऊपर तैर रहे हैं चीजें हल्की है, उसको कहेंगे हम बहिस्त्राव। क्या कहेंगे? बहिस्त्राव। क्लियर है क्या है? ये आपका प्राथमिक उपचार है। प्राथमिक आपंक क्या है? तो ये भारी चीजें होती है, भारी कण है, भारी कण। भारी कण में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे रेत हो सकती है, बालू हो सकते हैं, कंकड़ हो सकते हैं, पत्थर पत्थर। एक एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है शीत बालुकासम, बालुकासम, इंग्लिश में इसको गेट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें नीचे बैठ जाती है। इन चीजों को कहेंगे हम प्राथमिक आपंक।
और जो हल्की चीजें होंगी उनको कहेंगे हम बहिस्त्राव। अब यहाँ पर आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी प्राथमिक उपचार कंप्लीट होता है। अब ये जो बहिस्त्राव बना है इसी को हम सेकंड उपचार यानी द्वितीयक उपचार के लिए लेके जाएंगे। द्वितीयक उपचार के लिए किसको लेके जाएंगे? बहिस्त्राव को। इसका हम जैव वैज्ञानिक तरीके से उपचार करेंगे। यहीं से प्रश्न इंपोर्टेंट आते हैं क्योंकि इसके अंदर एक शब्द आएगा BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो देखते हैं। तो यहां तक आप एक बार प्लीज नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। चले, अब देखिए हम सेकंड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द्वितीयक उपचार, या जिसका एक और नाम है जैव वैज्ञानिक उपचार। वो क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होगी वो देखते हैं। प्राथमिक उपचार में आपको सीधे सीधे याद रखना है कि दो चीजें काम में लेंगे। एक चीज होगी निस्यंदन और एक चीज होगी अवसादन। निस्यंदन क्या करेगी? छानकर अलग कर लेगी। अवसादन क्या करेगी? भारी चीजें उनको नीचे बैठाएगी, हल्की चीजें उनको ऊपर रखेगी। भारी चीजें कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कोई कंकड़ हो सकता है, पत्थर हो सकता है, रेत के कण हो सकते हैं, उनको हम प्राथमिक आपन कहेंगे। हल्की जो चीजें हैं वो ऊपर तैरती रहेगी, उसको हम बहिस्त्राव कहेंगे। बहिस्त्राव को अब हम लेके आ रहे हैं द्वितीयक उपचार के लिए, ध्यान से। अब बात कर रहे हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की, द्वितीयक उपचार की। द्वितीयक उपचार की बात करेंगे हम। देखिए द्वितीयक उपचार, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसका एक और नाम होता है जैव वैज्ञानिक उपचार। ठीक है, द्वितीयक उपचार या जैव वैज्ञानिक उपचार। इसके अंदर क्या करेंगे? तो देखिए आपने प्राथमिक उपचार में क्या बनाया था? बहिस्त्राव। ठीक है, इस बहिस्त्राव को सबसे पहले हम एक टैंक के अंदर लेके जाएंगे। उस टैंक का नाम होता है वायवीय टैंक। ध्यान से सुनते जाइए एक एक पॉइंट को। सबसे पहले कौन से टैंक पे लेके जाएंगे? वायवीय टैंक के अंदर। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइए कि सबसे पहले जो बहिस्त्राव बनाया था आपने प्राथमिक उपचार के दौरान, उस बहिस्त्राव को अब कौन से टैंक में लेके जाएंगे? वायवीय टैंक के अंदर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि वायवीय टैंक है, इसका मतलब इसके में बाहर से क्या आ रही है? वायु आ रही है। ठीक है, वायु आ रही है तो वायु के साथ जो सूक्ष्म जीव होंगे, माइक्रोब्स होंगे, वो भी अंदर आएंगे। कौन से? मोस्टली कुछ बैक्टीरिया आ सकते हैं, जीवाणु आ सकते हैं, कुछ कवक आ सकते हैं, फंजाई आ सकते हैं। ठीक है, अब वायवीय टैंक के अंदर जैसे ही आपने बहिस्त्राव को डाला और इसमें वायु आई, ठीक है, बाहर से वायु आई, तो क्या हुआ कि इस वायवीय टैंक के अंदर बैक्टीरिया थे जो बाहर से आ गए वायु के साथ। वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? इस बहिस्त्राव के अंदर बैक्टीरिया जो आए हैं, किसमें आए हैं? बहिस्त्राव में आए। ध्यान से सुनते जाइए एक एक पॉइंट को। बैक्टीरिया जो बाहर वायु जब आपने डाली थी तो वायु के साथ जो बैक्टीरिया आए थे वो इस बहिस्त्राव के अंदर आ जाएंगे, और इस बहिस्त्राव के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होंगे, ध्यान से सुनते जाइए एक एक पॉइंट को। बहिस्त्राव के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होंगे, उन कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने लगेंगे, तोड़ने लगेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करेंगे? इस बहिस्त्राव के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है इसको ये तोड़ने लगेंगे, अपघटित करने लगेंगे, और इसको धीरे धीरे तोड़ते जाएंगे। जिससे क्या होगा कि इस बहिस्त्राव की जो बीओडी होगी, बीओडी क्या होती है ये आगे बताऊंगा अभी, बीओडी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये होता है द्वितीयक उपचार। अब बीओडी पढ़ेंगे हम पहले, फिर पूरा कंप्लीट द्वितीयक उपचार होगा। इसी के साथ जब ये बैक्टीरिया इस कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं तो बैक्टीरिया जनन करके अपने और समूह बना लेते हैं। एक बैक्टीरिया से दो, दो से चार, चार से छह। इन बैक्टीरियाओं के जो समूह होते हैं इनको कहेंगे उणवक। क्या कहेंगे? उणवक। उणवक क्या होते हैं? तो ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणुओं के समूह होते हैं। जीवाणु के क्या है? समूह है। अब एक शब्द आया यहाँ पर बीओडी। बीओडी क्या होता है? तो ध्यान से सुनिए। बीओडी का पूरा नाम होता है बायो, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है एक नंबर में, बायोकेमिकल
ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये होता है बीओडी का पूरा नाम, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। ये क्या कहती है कि 1 लीटर जल के अंदर, जल क्या मतलब बहिस्राव का, 1 लीटर जो जल है उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है, कौन से कार्बनिक पदार्थ, इसको तोड़ने के लिए इन बैक्टीरिया ने कितना ऑक्सीजन काम में लिया है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है बीओडी, कि 1 लीटर बहिस्राव या 1 लीटर जल के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनको तोड़ने के लिए इस बैक्टीरिया ने कितनी ऑक्सीजन को काम में लिया है, वो उसकी कहलाती है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। क्लियर है क्या? अभी मैं परिभाषा भी लिख लूंगा, पहले आपने अच्छी तरह से इस चीज को समझ लेना। अब परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या कहती है कि 1 लीटर जल में उपस्थित, 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को, 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया द्वारा कितनी ऑक्सीजन काम में ली जाती है, वो क्या कहलाती है, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। अब ध्यान रखना, जिस बहिस्राव के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी, ध्यान से सुनना, जिस बहिस्राव के अंदर इस कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी उसका जो बीओडी है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। और जिस बहिस्राव के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होगी उसका बीओडी भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है, बीओडी भी क्या होगा, कम होगा। जब बीओडी पर्याप्त रूप से कम हो जाता है तब इसको तृतीयक उपचार के लिए भेजेंगे। क्लियर है आपको? ये द्वितीयक उपचार था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे हम कहते हैं जैव वैज्ञानिक उपचार, जिसमें हम सूक्ष्म जीवों को काम में ले रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि जो बहिस्राव था, इस बहिस्राव को वायवीय टैंक के अंदर डाला। वायवीय टैंक के अंदर आपको पता है कि बाहर से वायु मिलाई जाती है और इसको हिलाया जाता है। वायु के साथ जो सूक्ष्म जीव थे, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये अंदर आ गए थे। अंदर आने के बाद में इस बहिस्राव के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ थे उनको तोड़ने लगे। तोड़ने के दौरान इस बहिस्राव की जो बीओडी थी वो कम हो गई। इस बीओडी कम होने के बाद में इसको तृतीयक उपचार के लिए भेजेंगे। जब ये बैक्टीरिया इन कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं तो जनन करके, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जनन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो जनन करके अपने और नए बैक्टीरिया के समूह बना लेते हैं। इन समूहों को कहेंगे उणवक। फिर बात आती है कि बीओडी क्या होती है, तो बीओडी होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो क्या कहती है कि 1 लीटर जो बहिस्राव है या 1 लीटर जो जल है उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ है, उनको तोड़ने के लिए बैक्टीरिया ने कितना ऑक्सीजन काम में ले लिया है, वो उसकी बीओडी है। जिस कार्बनिक पदार्थ में जिस बहिस्राव के अंदर कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होंगे उनकी बीओडी भी ज्यादा होगी, और जिस बहिस्राव में कार्बनिक पदार्थ कम होंगे उसकी बीओडी भी कम होगी। और जब बीओडी पर्याप्त रूप से कम हो जाएगी तब इसको तृतीयक उपचार के लिए भेजेंगे। अब तृतीयक उपचार क्या कहता है वो भी देख लेते हैं, तो यहां तक नोट कीजिए, फिर हम तृतीयक उपचार की बात करेंगे। देखिए कंफ्यूजन मत रखना, ये छोटे छोटे बिंदु हैं, आराम से समझ लोगे तो कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। अब तृतीयक उपचार क्या कहता है, तृतीयक उपचार बताने से पहले मैं वापस आपको एक बार बता देता हूं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा कि सबसे पहले वाहित मल क्या होता है। वाहित मल की हमने कंप्लीट चर्चा कर ली कि वाहित मल क्या होता है, कि जो शहर है, घर है, नगर है, इनके अंदर जो व्यर्थ पानी है, इसके साथ ही नालियों के अंदर जो गंदा पानी बहता है, मनुष्यों का मलमूत्र है, वो सारा वाहित मल है। इस वाहित मल को आप किसी भी जलाशय के अंदर, जलाशय का मतलब नदी, तालाब, झील, इसके अंदर नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? इसके कारण मैंने आप लोगों को बताए थे, क्योंकि इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ होंगे, इसके अंदर अकार्बनिक यौगिक मिलेंगे, इसके अंदर कुछ भारी धातुएं भी होंगी और ये प्रदूषण भी फैलाते हैं। तो अब मिलाने से पहले क्या करें, मिलाने से पहले इनका उपचार कर दो। उपचार के लिए हमने देखा 3 उपचार होते हैं। पहले करेंगे उसे प्राथमिक उपचार कहेंगे, इसका एक और नाम होता है जिसको हम भौतिक उपचार कहेंगे।
सेकंड नंबर पर आते हैं द्वितीयक उपचार, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसको कहेंगे जैव वैज्ञानिक उपचार। और तृतीयक उपचार को हम कहेंगे रासायनिक उपचार। प्राथमिक उपचार में हमने देखा कि जो वहित मल था उसके अंदर हमने निस्यंदन और अवसादन विधि को काम में लिया। निस्यंदन क्या कर रही थी, उसको छानकर अलग कर रही थी। किसको, बड़े बड़े जो कचरे हैं, बड़े बड़े जो कण हैं, इनको एक छलनी के समान काम करके उनको छान लेती है और आगे भेज देती है। अवसादन में क्या होगा, अवसादन में जो भारी भारी चीजें होंगी, जैसे रेत के कण है, कंकड़ है, पत्थर है, ये सारे नीचे बैठ जाएंगे, इनको हम कहेंगे प्राथमिक अपंक। और जो ऊपर तैरने वाले चीजें होंगी उनको कहेंगे बहिस्त्राव। इसी बहिस्त्राव को हम आगे द्वितीयक उपचार के लिए भेजते हैं। द्वितीयक उपचार में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो बहिस्त्राव होता है इसको वायवीय टैंक के अंदर डालते हैं। वायवीय टैंक में क्या होता है कि बाहर से वायु को मिलाया जाता है और वायु को हलाएंगे। नाम से ही पता चल रहा है बाहर से वायु आ रही है, इसका मतलब बाहर से बैक्टीरिया है, कवक है, ये भी जो सूक्ष्म जीव होंगे वो अंदर चले जाएंगे। अब ये क्या करेंगे कि जो बाहर से बैक्टीरिया आए उस बहिस्त्राव के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है उसको तोड़ने लगेंगे। तोड़ने के दौरान बैक्टीरिया जनन करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ा लेंगे और बैक्टीरियाओं के ग्रुप बन जाते हैं, उन ग्रुप को हम कहेंगे उणवक। और जब इनकी बीओडी कम हो जाती है तब इसको तृतीयक उपचार के लिए भेजते हैं। अब एक शब्द आया बीओडी, ये क्या होता है, तो बीओडी कहता है कि इसका पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये कहता है कि 1 लीटर जल में या 1 लीटर बहिस्त्राव में जो कार्बनिक पदार्थ है उनको तोड़ने के लिए जीवाणुओं ने कितनी ऑक्सीजन को काम में लिया है, वो उसकी कहलाती है बीओडी। फिर 2 चीजें याद रखनी है, जिस बहिस्त्राव में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होंगे उसकी बीओडी भी ज्यादा होगी, और जिस बहिस्त्राव में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होगी उसका बीओडी उतना ही कम होगा। अब बात कर रहे हैं जब बीओडी पर्याप्त रूप से कम हो गई तब इसको भेजते हैं आगे ट्रीटमेंट के लिए, जिसका नाम है तृतीयक उपचार। क्या नाम है, तृतीयक उपचार। इसमें आपको विशेष एक लाइन याद रख लेनी, तृतीयक उपचार या इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं रासायनिक उपचार। रासायनिक उपचार। अब देखिए कि सबसे पहले जो आपने कहा कि जो बहिस्त्राव था, बहिस्त्राव, इसकी बीओडी क्या हो गई, कम हो गई, बीओडी हो गई कम। बीओडी कम होने के बाद में इस चीज को हम एक टैंक के अंदर डालते हैं जिसका नाम होता है निसादन टैंक। निसादन टैंक, इसका एक और नाम है, जैसे याद रखना चाहो तो अवायवीय टैंक। अब नाम से ही पता चल रहा है कि अवायवीय टैंक है, इसका मतलब बाहर से वायु नहीं आएगी। तो जिसके इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया थे वही क्या करेंगे, इसको अपघटित करेंगे बहिस्त्राव को। ध्यान से सुनना कि जब बहिस्त्राव की बीओडी कम हो गई तब इसको तृतीयक उपचार के लिए भेज दिया, और भेजने के पहले सबसे पहले इसको किसमें टैंक के अंदर डाला था, अवायवीय टैंक के अंदर या निसादन टैंक के अंदर। तो क्या होगा कि सबसे पहले तो ये जो बैक्टीरिया और कवक के जो समूह बढ़ेंगे इस बहिस्त्राव में उनको कहेंगे हम सक्रियत अपंक। क्या कहेंगे, सक्रियत अपंक। ये नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, इनका हमारा कोई काम नहीं है। अवायवीय टैंक में क्या होता है कि बाहर से तो वायु आती नहीं है, तो इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होंगे पहले से आए हुए वो इसको अपघटित करेंगे, तोड़ेंगे, और तोड़ने के दौरान कुछ गैसें निकलती है, जैसे मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फेट है, नाइट्रोजन है, ये सारी गैसें निकलती हैं। इन गैसों का उपयोग हम कर लेते हैं बायोगैस बनाने में। कहाँ कर लेते हैं, बायोगैस बनाने में। और बायोगैस क्या होती है, तो नेक्स्ट पिछली क्लास में मैंने पढ़ा दिया था कि उसके अंदर मुख्य गैस कौन सी होती है, मीथेन होती है। इन सब गैसों का उपयोग हम कर लेते हैं बायोगैस बनाने में, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें होती है ना, ये ज्वलनशील गैसें होती है। कौन सी गैसें होती है, ज्वलनशील गैसें होती है, जो भोजन को पकाने में काम में ले लेते हैं, ठीक है। अब बात करें कि भारत के अंदर 2 प्रमुख नदियां थी, एक तो थी गंगा और एक थी यमुना। ये 2 नदियां थी। इन नदियों से सबसे ज्यादा ये नदियां प्रदूषित हुई भारत के अंदर। क्यों, क्योंकि व्हाइट मल को पहले ही सीधे इस नदियों के अंदर छोड़ देते थे, और फैक्ट्रियों से जो भी चीजें निकल रही थी वो सारी की सारी नदियों के अंदर चली जाती थी, बह देते थे, फेंक देते। तो सरकार ने क्या किया, इनको प्रदूषण से बचाने के लिए 2 प्लान बनाए थे। एक का नाम था गंगा एक्शन प्लान और एक का नाम था यमुना एक्शन प्लान। इनको प्रदूषण से मुक्त करने के लिए दोनों प्लान बनाए गए थे, ये याद रख लेना, ठीक है। और जब ये सारी चीजें हो जाएगी अवायवीय टैंक में, इनका काम ले लेंगे बायोगैस में, तो फिर जो
पानी बचेगा वो एकदम साफ हो जाएगा, और साफ होने के बाद में चाहे आप इसको गंगा में डालो, चाहे कोई गंगा यमुना में डालो, चाहे कोई और भी जलाशय नदियां हो सकती है, तालाब हो सकता है, वहां डाल दो, कोई प्रदूषण नहीं होगा। ये हमने आज पढ़ा था व्हाइट मल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, शुक्रिया।